कोडर्स टीवी। तो जावा इंटरव्यू सीरीज़ हमारी ऑलरेडी चल रही है और आज हम लोग देखने वाले हैं उसका 5th एपिसोड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में और कितने तरीके की मेमोरी होती है और उसमें किस तरीके से क्या चीज़ें स्टोर होती हैं। तो जावा में जो है बेसिकली 2 तरीके की मेमोरी होती हैं। और 2 तरीके की मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है तुम्हारी स्टैक मेमोरी और उसके बाद होती है तुम्हारी हीप मेमोरी। और इन दोनों मेमोरी को मैनेज कौन करता है? जेवीएम मैनेज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक मेमोरी के बारे में। तो स्टैक मेमोरी में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? वो तुम्हारे सबसे पहले तो टेम्परेरी वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, उसके बाद तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं और उसके बाद तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर एक मेथड कॉल स्टोर होती है। ठीक है, हर एक मेथड कॉल भी स्टोर होती है। ठीक है, ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन स्टैक मेमोरी। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल विद इन अ स्कोप इज ओनली विजिबल एज सून एज द वेरिएबल गोज आउटसाइड द स्कोप व्हेन स्टैक मेमोरीज गोज फुल इट्स थ्रोज java.lang स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो स्टैक मेमोरी होती है वो 4 चीज़ों के लिए यूज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है जो वो तुम्हारी होती है टेम्परेरी वेरिएबल्स। ठीक है, वो कैसी के लिए होती है? कैसी चीज़ों के लिए? टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरीके के तुम्हारे जैसे लेट सपोज लोकल वेरिएबल हो गए, किसी मेथड के अंदर तुमने कोई वेरिएबल बनाया, वो सब हो गए। ठीक है, और तुम्हारे कौन कौन से वेरिएबल हो जाते हैं? लेट सपोज प्रिमिटिव वेरिएबल हो गए। ठीक है, हर एक मेथड कॉल जो है वो तुम्हारी उसके लिए एक अलग से फ्रेम बनता है मेमोरी में। मेथड कॉल जो है उसके लिए अलग से फ्रेम बनता है। ठीक है, और हर एक थ्रेड के लिए एक अलग से स्टैक बनती है। ठीक है, तो और हीप मेमोरी किसके लिए यूज़ होती है? हीप मेमोरी जो तुम्हारी होती है वो ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हीप मेमोरी तुम्हारी ऑब्जेक्ट स्टोर यूज़ करने के लिए होती है जो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, और गार्बेज कलेक्टर जब भी देखता है कि हीप मेमोरी में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, गार्बेज कलेक्टर हमेशा अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स को देखता है। हीप में जो भी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उसको उठा के ले जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ देखने वाले हैं। सब ये प्रोग्राम तुम देखो, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा एक मेन मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक मेन मेथड है। ठीक है, तो मेन मेथड का सबसे पहले तो एक फ्रेम बनेगा मेमोरी के अंदर। क्या बनेगा? मेन मेथड का एक फ्रेम बनेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो एक फ्रेम बना है, आउटर फ्रेम ये जो है, ठीक है, ये जो आउटर फ्रेम बना है ये मेन मेथड के लिए बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो होता क्या है बेसिकली, लेट सपोज ये तुम्हारी स्टैक मेमोरी होती है इस तरीके से। जैसे कि लेट सपोज अभी एक मेन मेथड है यहाँ पर। ठीक है, और इसी के बाद लेट सपोज एक और मेथड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मेन मेथड के यहाँ पर एक फ्रेम बनता। ये किसका फ्रेम बनता? मेन मेथड का। अब लेट सपोज इसी के नीचे अगर एक और मेथड कोई है, जैसे कि लेट सपोज यही है मेमोरी मैनेजमेंट, तो एक इसका फ्रेम अलग बनेगा। अब इसके बाद लेट सपोज नीचे एक कोई और मेथड है तो एक उसका फ्रेम बनेगा। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अब लेट सपोज सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है मेन ब्लॉक से, मेन मेथड से। तो सबसे पहले इस पूरे मेन मेथड का फ्रेम बना। यहाँ पर तुम ये देख सकते हो, ये देखो मेन मेथड का ये फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आउटर ब्लॉक बना हुआ है, ये आउटर ब्लॉक ये तुम्हारा स्टैक है, स्टैक मेमोरी। ये आउटर ब्लॉक जो बना है वो तुम्हारी स्टैक मेमोरी है। और ये जो इनर बॉक्स ये तुम देख रहे हो, ठीक है, ये जो इनर बॉक्स है ये तुम्हारा क्या है? मेन मेथड का फ्रेम है ये। अब सबसे पहले बात हो रही है कि तुम्हारा INT प्रिमिटिव वेरिएबल 1=10। तो ये तुम्हारा एक तरीके से क्या है? ये तुम्हारा एक प्रिमिटिव वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? तुम्हारा प्रिमिटिव वेरिएबल। किस तरह वाला वेरिएबल है? प्रिमिटिव वेरिएबल है। तो प्रिमिटिव वेरिएबल की एंट्री कहाँ हो जाएगी? तुम्हारी स्टैक के अंदर फ्रेम में हो जाएगी। तो ये देख सकते हो, ये जो तुम्हारी पहली एंट्री हुई है तुम्हारी फ्रेम के अंदर वो किसकी हुई है? 10 वेरिएबल जो है प्रिमिटिव वेरिएबल उसकी हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले पर्सन OBJ = न्यू पर्सन। अब ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बन रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा हीप में और उसका रेफरेंस स्टोर होगा स्टैक में। ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये जो पर्सन ओबीजे है, ये जो पर्सन ओबीजे है, इसका रेफरेंस कहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ पर स्टैक के अंदर, ये मेन के फ्रेम के अंदर। ये जो मेन का फ्रेम देख रहे हो, ये इस मेन फ्रेम के अंदर ये देखो पर्सन ओबीजे का रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर हो गया, रेफरेंस। ठीक है। और ये रेफरेंस पॉइंट किसको कर रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट को, जो कि हीप में क्रिएटेड है। तो ये तुम देख सकते हो पर्सन ऑब्जेक्ट है जो कि हीप में क्रिएटेड है और ये इसी को पॉइंट कर रहा है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है स्ट्रिंग लिटरल इक्वल्स टू 24। अब ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। हम लोगों को पता है अगर इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग बनती है तो वो कहाँ स्टोर होती है, एससीपी के अंदर। ठीक है, एससीपी के अंदर स्टोर होती है और उसका रेफरेंस वेरिएबल जो है वो स्टोर होता है स्टैक के अंदर। ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, ये रेफरेंस वेरिएबल इसका स्टोर हो गया है स्टैक के अंदर, इस मेन फ्रेम के अंदर। और इसका जो ऑब्जेक्ट है 24, वो तुम्हारा ये एससीपी के अंदर, ये देखो ऐसे पड़ा हुआ है ये। ठीक है, 24, ये 24 तुम्हारा पड़ा हुआ है। उसके बाद अब फिर से ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। तुम देख सकते हो यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके फिर से ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये कहाँ बनेगा, हीप में। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट का इधर ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे बना हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है। अब उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल जो होगा मेमोरी मैनेजमेंट का, ये वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर एक यहाँ पर एंट्री और होगी, ये तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल स्टोर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उससे एक मेथड कॉल हो रहा है जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टैक के अंदर कोई भी अगर मेथड कॉल होती है, मेथड कॉल मतलब मेमोरी ब्लॉक फॉर मेथड्स। ठीक है। तो यहाँ से एक नए मेथड को कॉल किया गया है और फ्लो आ गया है इधर। तो ये जो नया मेथड है एक इसका फ्रेम अलग बनेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो नया मेथड है ये इसका फ्रेम ये अलग बना हुआ है। तुम ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो नया मेथड है इसका फ्रेम ये अलग बना हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले इस फ्रेम के अंदर, मतलब ये जो फ्रेम नया बना है इस मेथड का, उसमें सबसे पहले क्या काम हो रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। तो हमको पता है पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ बनेगा, हीप के अंदर बनेगा। तो हीप के अंदर तुम देख सकते हो ऑलरेडी पर्सन ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो दोबारा नया क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ये जो पर्सन obj2 ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये दोबारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा क्रिएट हो जाएगा पर्सन obj2, ये पर्सन obj2। ये पर्सन obj कहाँ से आया, जब ये मेथड कॉल किया गया था तो इसके अंदर ये जो वेरिएबल पास किया गया था इस मेथड को कॉल करने के लिए, ये उसकी एंट्री हुई है। उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो पर्सन obj2 इक्वल्स टू न्यू पर्सन obj2 लिखा है। ओ सॉरी, यहाँ पर न्यू नहीं लिखा गया है, यहाँ पर न्यू नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब नया पर्सन obj2 ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बस होगा क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा पर्सन obj2 जो कि पर्सन obj को पॉइंट करेगा। तो एक नया रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर स्टैक के अंदर बन गया पर्सन obj2 जो कि पॉइंट करेगा किसको, पर्सन obj को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, किसको पॉइंट करेगा, पर्सन obj को ही पॉइंट करेगा। ठीक है। अब उसके बाद एक स्ट्रिंग लिटरल बना है 24। तो ये जो स्ट्रिंग लिटरल है 24 ये कहाँ बनता है, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं कोई स्ट्रिंग तो वो बनती है एससीपी में। एससीपी में ऑलरेडी हमारी एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है 24, तो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल 2 जो है वो वही पुरानी वाली 24 को पॉइंट करेगा। तो स्ट्रिंग लिटरल 2 की एंट्री होती है स्टैक में और वो पुरानी वाली स्ट्रिंग को देखो एससीपी में जो बनी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब उसके बाद हमको पता है अगर इस तरीके से हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रिंग कहाँ बनेगी, स्ट्रिंग जो है वो तुम्हारी बनेगी तुम्हारी हीप में बनेगी। ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल जो है वो तुम्हारा स्टैक में बनेगा। तो देखो स्ट्रिंग लिटरल 3 का रेफरेंस वेरिएबल जो है वो तुम्हारा ये स्टैक में बन गया, ये स्ट्रिंग लिटरल 3, लेकिन वो पॉइंट कौन सी वाली स्ट्रिंग को करेगा, जो कि 24, ये स्ट्रिंग जो तुम्हारी हीप में क्रिएटेड है। ठीक है, ये देखो
ये पॉइंट इसको करेगा जो कि हीप में क्रिएटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हो गया। अब इस तरीके से ये तुम्हारी जावा के अंदर दो मेमोरी होती हैं। पहली मेमोरी होती है तुम्हारी स्टैक, दूसरी मेमोरी होती है तुम्हारी हीप, ठीक है। स्टैक के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, तुम्हारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल्स हो गए और तुम्हारी मेथड कॉल्स हो गई, इस तरीके की। स्टैक के हीप के अंदर क्या बनता है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बनता है हीप के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ तुम्हारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब जेवीएम यहाँ से वापस लौटना शुरू करेगा। जेवीएम जैसे ही यहाँ से वापस लौटेगा तो यहाँ से वापस लौटते टाइम जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर जो भी बने हैं, जो भी रेफरेंस, जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स बने हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स बने हैं बेसिकली, वो सबको वो उड़ाता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, नाउ एज सून एज वी एनकाउंटर द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट मेथड, मतलब कि ये वाला टेस्ट मेथड का जैसे ही हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापस लौटना शुरू कर देंगे। इट विल डिलीट इट्स स्कोप ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ द स्टैक गेट्स डिलीटेड इन द लिफो ऑर्डर। तो स्टैक के अंदर लीफो ऑर्डर में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो का मतलब क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट स्टैक के अंदर जो फ्रेम्स बने होंगे वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये सारे तुम्हारे फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल 3 ये, और इनके रेफरेंस वेरिएबल भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये मेथड से वापस लौट गया वो, तो यहाँ पर आने के बाद वो ये मेथड से भी जेवीएम वापस लौटेगा। तो अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो डिलीट हो चुकी थी, तो इस तरीके से तुम्हारा जो है फ्रेम वापस खाली हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले स्टैक के अंदर एंट्री होना शुरू हुई, उसके बाद अब स्टैक से बाहर निकला जा रहा है, ठीक है। तो अभी स्टैक से बाहर निकलने के लिए हम हाफ निकले हैं बाहर। हाफ निकले हैं बाहर का मतलब इतना एंट्री वापस हमारी खत्म, इतनी एंट्री जो है रिमूव हो चुकी है, अभी इतनी एंट्री रिमूव होना बाकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ से बनना शुरू हुए थे, जैसे कि मेमोरी ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग लिटरल, पर्सन ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, स्टैक हमारी जो है पूरी एम्प्टी बची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीप मेमोरी के अंदर तुम देखोगे अभी भी जो है वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड हैं। तो क्या होगा, नाउ द स्टैक इज क्लियर्ड एंड ऑल द रेफरेंस वेरिएबल्स आर डिलीटेड बट द ऑब्जेक्ट्स आर इन द हीप, सो दैट्स वाई garbage collector will come here and garbage collector will delete all the unreferenced objects from the heap। इसका मतलब ये हो गया कि गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि भाई क्या स्टैक के अंदर कोई रेफरेंस वेरिएबल बचा है क्या, या फिर कोई फ्रेम ऐसे बचा है क्या, और उस फ्रेम के अंदर क्या कोई एंट्रीज़ वगैरह बची हैं, और उन एंट्रीज़ के अंदर क्या कोई ऑब्जेक्ट या कोई रेफरेंस, मतलब कोई रेफरेंस वेरिएबल पड़ा हुआ है क्या जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो। तो जब वो देखेगा कि नहीं ये सब तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, स्टैक के अंदर पूरी खाली एंट्री है, स्टैक पूरी खाली है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ये जो 24 है, देखेगा कि इसको पॉइंट करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी इसको पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब कोई भी इसको यूज़ नहीं कर रहा, मतलब अनरेफरेंस्ड वेरिएबल है ये, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है ये सब क्या पड़े हुए हैं यहाँ पर, अनरेफरेंस्ड, ये वर्ड याद रखना, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक एक करके डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हारी जो हीप है उस तरीके से पूरी डिलीट हो जाएगी, अब तुम्हारी पूरी यहाँ पर जो है जो तुम्हारी हीप है वो पूरी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब एक बात ये है कि जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो दो तरीके से आता है। देखो गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो दो तरीके से आता है। पहला तरीका तो ये होता है कि तुम अपने कोड में system.gc कॉल कर लो, ठीक है। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक तुम्हारी क्लास है जैसे system.println। gc क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। कैसे पता चला कि स्टैटिक मेथड है, क्योंकि क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं। तो जब तुम system.gc लिखोगे तो ये तुम्हारा जो है गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब तुम्हारी हीप मेमोरी जो है, वो पूरी फुल हो जाती है जब, ठीक है। तो जब तुम्हारी हीप मेमोरी पूरी फुल हो जाती है तब गार्बेज कलेक्टर आता है। अब यहाँ पर बात ये लिखी गई है कि जब तुम system.gc लिख दोगे तो गार्बेज कलेक्टर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है,
system.gc को लिखने पर अपने कोड में गार्बेज कलेक्टर आ जाए तुम्हारी हीप मेमोरी को क्लीन करने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें ये system.gc नहीं लिखना चाहिए। ये जो गार्बेज कलेक्शन का काम है ये प्रोग्रामर को नहीं करना चाहिए, ये जो है खुद ही ऑटोमेटिक JVM के थ्रू होगा। तो जब JVM देखेगा कि हीप मेमोरी जो है वो फुल होती चली जा रही है तो JVM ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करके वो सारा काम करवा लेगा। ठीक है, बस हमें बात इतनी सी ध्यान रखनी होगी कि लेट सपोज अगर तुमने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जावा, ठीक है, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जावा, तो होगा क्या, लेट सपोज कि ये तुम्हारी हीप मेमोरी है और हीप मेमोरी के अंदर लेट सपोज ये तुम्हारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी और उसके अंदर 24 पड़ा है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, तुम्हारी स्टैक बनी होगी, स्टैक के अंदर ये तुम्हारा s1 वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल होगा जो कि तुम्हारा 24 को पॉइंट कर रहा होगा। अगर लेट सपोज इस केस में गार्बेज कलेक्टर आता है तो वो देखेगा कि जो 24 यहाँ पर वेरिएबल पड़ा है वो वेस्ट वेरिएबल नहीं है, अनरेफरेंस्ड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इस समय s1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लेट सपोज तुमने यहाँ पर कोड में कुछ ऐसा लिख दिया, पहले तुमने ये लिखा, ठीक है, उसके बाद तुमने कोड में कुछ ऐसे लिख दिया s1 इक्वल्स टू नल। इसका मतलब ये जो s1 है अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, s1 जो है पॉइंट अब नहीं करेगा और s1 जो है वो अब नल के बराबर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इस केस में गार्बेज कलेक्टर आएगा तो गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि इस 24 जो तुम्हारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, जो इसके अंदर ये जो 24 एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, स्ट्रिंग पड़ी है जो ये, ओ सॉरी यहाँ पर जावा लिखा था ना हम लोगों ने, तो लेट सपोज 24 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जब गार्बेज कलेक्टर आएगा और देखेगा कि SCP के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है 24 और इसको पॉइंट करने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब जो रेफरेंस वेरिएबल था वो डिलीट हो चुका है, तो वो इसको यहाँ पर उड़ा देगा। तो बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें किसी वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है तो उसको तुम्हें नल पे पॉइंट करा देना है। ठीक है, आगे का जो काम होगा वो गार्बेज कलेक्टर खुद ही संभाल लेगा। ठीक है, तुम्हें बस ध्यान इतना रखना है कि तुमने अगर कोई वेरिएबल, मान लो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे कोड चलता चला आ रहा है और यहाँ पर तुमने कोई एक वेरिएबल बनाया है मान लो, जिसका तुम्हें कोई यूज़ है। ठीक है, अब इसके बाद मान लो तुम्हें आगे चल के ये तुमको सोचना है कि अब हमें वो वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, या वो वेरिएबल अब डिलीट हो जाए मेमोरी से, तो तुम्हें बस सिंपली उसको नल पे असाइन करा देना है। ठीक है, और बाद में जब गार्बेज कलेक्टर आएगा तो देखेगा कि s जो है अभी नल पे पॉइंट है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा हीप के अंदर क्रिएट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारी। मेमोरी मैनेजमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी क्या होती है, हम लोगों ने देख लिया कि जो स्टैक मेमोरी होती है उसके अंदर 3 तरीके की चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, बेसिकली 4 तरीके की चीज़ें। पहली चीज़ होती है तुम्हारी मेथड कॉल्स हो जाती हैं, दूसरी चीज़ तुम्हारी हो जाती है प्रिमिटिव वेरिएबल्स। पहली चीज़ क्या होती है, मेथड कॉल्स होती है, दूसरी चीज़ तुम्हारी प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं, और उसके बाद तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, वो वाले मतलब रेफरेंस वेरिएबल होते हैं रेफरेंस स्टोर करने के लिए जिनका ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट होता है। मतलब ये जैसे हीप के अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पर्सन ऑब्जेक्ट, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या आ रहा है, ये आ रहा है इसका रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए स्टैक यूज़ होती है। फिर साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हीप का यूज़ क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और जो तुम्हारे स्टैक के वेरिएबल्स होते हैं, स्टैक के रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, वो कैसे डिलीट होते हैं, जब वो स्कोप के बाहर निकलने लग जाते हैं। जैसे कि तुम्हारा ये देखो मेथड था, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से तो ये वापस लौटना शुरू हो गया JVM, तो इसका स्कोप अब जो है ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से JVM ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उसके बाद अब वो पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे ये उसको ब्रेसेस मिला, यहाँ पर बाहर निकल गया, तो अब क्या होगा, ये सारे वेरिएबल जो तुम्हारे यहाँ पर बने थे वो सारे स्कोप के बाहर होते जा रहे हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स को वो ऐसे डिलीट करता चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे इस तरीके से स्टैक में जो है एंट्रीज जो है रिमूव होती हैं। हीप में कैसे रिमूव होती है, हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस टूटता चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, लिंक टूटता चला जाएगा स्टैक के रेफरेंस वेरिएबल से, तो ये तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
और गार्बेज कलेक्टर इनको ले जाएगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।